हमने बाकी 4 अध्यायों का अध्ययन किया था। उसमें जो इनके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कुछ इस प्रकार की बातें बताई कि शास्त्रों के बारे में और भी कई प्रकार की जानकारियां अध्ययन की। उनके बाद में अरब मंगोल एक विदेशी जाति है, उनका भारत किस प्रकार आते हैं, क्या कौन सा धर्मशास्त्र लेकर आते हैं, कैसे धर्म का भारत में प्रचार प्रसार होता है, फिर काफी सालों तक शांति रहती है, भारत में किसी प्रकार कोई आक्रमण नहीं होता। फिर मोहम्मद गजनवी नाम का व्यक्ति है, वो भारत पर आकर कई बार आक्रमण करता है और भारत को लूट कर ले जाता है। इन दोनों का वर्णन हम पहले तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसका हम पहला करते हैं अरब और मंगोल। तो जब हर्ष उत्तर भारत के एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हेनशान नालंदा में अध्ययन कर रहे थे। आपने वर्धन वंश का इतिहास में अध्ययन किया होगा। वर्धन वंश का एक प्रतापी शासक है जिसका नाम था हर्षवर्धन। उसकी बात यहाँ बताई जा रही है। हर्षवर्धन ने वर्धन वंश का शासक था, दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली वंशज कहलाता था और उसकी जो मुख्य रूप से उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से मिलकर कन्नौज रखी थी, जो मुख्य रूप से शक्ति का केंद्र बन गया था। तो उसी समय चीनी यात्री फाहियान आते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन करते हैं। उसी समय अरब से इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था और उसी समय की हम बात करें, जब हर्षवर्धन की बात हो रही है, उसी समय कहते हैं कि अरब से इस्लाम धर्म है उसका काफी उद्भव होने लगा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लगे थे। जब शुरू से ये भारत की ओर आने की कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे भारत के मध्य तक पहुंचने में लगभग 600 वर्ष को लगे। जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वाले भारत के उत्तरी पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं थे और अरब सभ्यता का क्रमश पतन हुआ और मध्यता पश्चिमी एशिया की तुर्की जातियां आगे आई और भारत में सीमावर्ती प्रदेशों में एक तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में लाए थे। कहते हैं कि जो भारत में इस्लाम धर्म को लाने वाले थे वो अरबी थे, लेकिन धीरे धीरे अरबियों का पतन हो गया और जो इस्लाम धर्म था उनको तुर्कों ने लेकर, अफगानों ने लेकर आगे बढ़ाया और भारत में एक शक्ति के रूप में इनका प्रदर्शन किया। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक तमाम इलाके फतेह किए, मतलब विजय प्राप्त की, पर भारत में तब वे भी वो बाद में से आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने कई जगह विजय प्राप्त की, वहां का शासन किया, लेकिन वो भारत में काफी आगे नहीं बढ़ सके। शायद भारत में भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी मजबूत था। भारतीय भी बाहर से विदेशी जो आक्रमणकारी आ रहे थे या बाहर की विदेशी जातियां भारत पर आक्रमण कर रही थी, उनको रोकने के लिए भारत काफी मजबूत था। ये शायद यही कारण रहा होगा जिसके कारण जो अरबी थे वो भारत में आगे तक नहीं बढ़ पाए। किसी हद तक उनका कारण अरबों के आपस झगड़े का भी हो सकता है और दूसरा हम पहलू लें तो कहते हैं कि अरबियों के आपस में बीच में जो झगड़ा चल रहा था उस आंतरिक झगड़े का भी कारण बन सकता है। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा और दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना शुरू हो गया था। ये अरबी और भारत की बात बताई जा रही है, दोनों में धीरे धीरे संपर्क बढ़ने लगा और एक दूसरे के यात्री यात्रा करने के लिए आ जाने लगे। राजपूत वासियों की अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची और वहां अरबी में उसे अनुवाद हुआ और बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए। और ये व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे बल्कि भारत के दक्षिण राज्यों में हिस्सा लिया और विशेषकर राजपूतों जो भारत के दक्षिण तट पर व्यापार किया करते थे। ये कहते हैं कि जो बगदाद था, बगदाद और भारत में काफी संबंध बढ़ने लगा और धीरे धीरे जो भारतीय ग्रंथ थे वो बगदाद में पहुंचने लगे और बगदाद में अपनी भाषाओं में उनका अनुवाद किया और कई ऐसे महागणितज्ञ शास्त्र चिकित्सक बने हैं जो यहाँ से भारत से जाकर बगदाद में अपनी थाक जमाई है। और धीरे धीरे इस प्रकार दक्षिण राज्यों की हम बात करें तो दक्षिण राज्यों में राष्ट्रकूट वंश का मजबूती के साथ उदय होता है। आजकल हम इसको राठौर वंश के नाम से जानते हैं। तो इस लगातार संघर्ष के कारण भारतीयों को अनिवार्य
जब इस्लाम की जानकारी होगी और धीरे धीरे भारतीयों की एक अनिवार्यता बन गई कि इस्लाम धर्म को रखें या कबूल करें, क्योंकि इस प्रकार के शासक हो रहे थे जो इस धर्म को बेखूबी से निभा रहे थे। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ। मस्जिदें बनी ने, शासक ने उनका विरोध किया, न जनता में कोई धार्मिक झगड़े हुए। जब इस्लाम धर्म की जो पूजा करने स्थान करने के जो मस्जिदें हैं वो बनने लगी, ना तो शासकों ने उनका विरोध किया और ना ही जनता ने, तो इसी प्रकार कोई धार्मिक झगड़ा नहीं हुआ। सब धर्मों को आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारतीय प्राचीन परंपरा थी और भारतीय भी एक परंपरा थी। सभी धर्मों को वो आदर करते थे, सभी धर्मों को मानते थे। तो हो सकता है इन्हीं कारण से इस्लाम धर्म हमारे भारत पर खुल रहा था। अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था। तो इसी प्रकार जो इस्लाम धर्म था वो भारत में एक ताकत के रूप में उभर कर सामने आया था। ये तो आपका फर्स्ट टॉपिक। यहाँ से आपको बताया सेकेंड है मोहम्मद गजनवी और अफगान। तो भी जो लगभग 300 वर्षों तक भारत में कोई किसी प्रकार का आक्रमण नहीं हुआ। लगभग कई बार बताई जा रही है ये, तो 300 वर्षों तक भारत में कोई आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन जब 1000वीं ईस्वी के आसपास अफगान के सुल्तान, अफगानिस्तान का सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी, उसने भारत पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए थे। तो 1000 ईस्वी के आसपास की बात बताई जा रही है कि मोहम्मद गजनवी जो अफगानी था उसने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिए थे। आपने सुना भी होगा जो मोहम्मद गजनवी था वो भारत से काफी खजाना लूट कर लेकर गया था। ये केवल मात्र लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण करता था और यहाँ से खजाना धन दौलत लूट कर वापस काम चला जाता था। कहते हैं कि लगभग उसने 17 बार यहाँ आक्रमण किए थे। जो सोमनाथ का स्वर्ण मंदिर था यह भी मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। और ये मोहम्मद गजनवी तुर्की था और जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली और उसने बड़ी निर्भरता से कई आक्रमण किए जिनमें बहुत खून खराबा हुआ और हर बार मोहम्मद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले जाता था और हिंदू धूलकणों की तरह चारों तरफ बिखरे गए थे। इस प्रकार के मोहम्मद गजनवी के बार बार आक्रमण के कारण जो भारतीय हिंदू थे वो काफी टूटकर बिखर गए थे और यहाँ भारत से काफी धन लेकर, काफी खजाना लेकर मोहम्मद अपनी अफगानिस्तान जाया करता था। इनकी याद हम लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई थी और तितर बितर होकर बसते रहे। मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई थी। जो हिंदू थे, भारतीय हिंदू थे, उनके प्रति मुसलमानों के, हिंदुओं के प्रति, हिंदू मुसलमानों के प्रति अपने अंदर नफरत पा रखी थी। कारण यही रहा है मोहम्मद गजनवी वाला, क्योंकि उसने लगातार इस प्रकार के निर्ममतापूर्ण आक्रमण किए हैं जिसने सबको देश नष्ट कर दिया और जो धन जना था उसको लूट कर ले गया था। इस कारण मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा हो गई। अनुमान लगाया जा सकता है कि मोहम्मद ने कितनी तबाही की। तो मोहम्मद ने उत्तरी भारत में सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा था। पूरा मंदिर पूर्वी और दक्षिण भागों से पूरी तरह बचा हुआ था। इसने लगभग आक्रमण को 17 बार किए थे, लेकिन कहते हैं कि मध्य भारत तक ये नहीं पहुंचा था। केवल मात्र पास में ये कि उसके रास्ते में ये ऐसा टुकड़ा मिलता था उसको जरूर उसने लूटा था। बाकी जगह जैसे मध्य पूर्वी दक्षिणी भारत में उसको नहीं लूट पाती थी। मोहम्मद ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य मिला लिया और वे हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था और वह कश्मीर पर विजय भी नहीं पा सका था। यह पहाड़ी देश में उन्हें रोकने और मार भगाने में सफल हो गए थे। उसने पंजाब और सिंध को अपने कब्जे में कर लिया था और हर बार वो धन लूट कर गजनी वापिस चल जाता था। और कहते हैं कि कश्मीर पर उन्होंने विजय प्राप्त नहीं की थी। हो सकता है उन पहाड़ी लोगों के साथ इनका संघर्ष हुआ जिसमें पहाड़ी लोग विजय प्राप्त की। काठियावाड़ में सोमनाथ के लौटते राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में उन्हें भारी हार खानी पड़ी थी। वे आखिरी दावे के बाद फिर नहीं लौटा। तो सोमनाथ का मंदिर लौट कर ये गुजर रहा है ज्यादातर रेगिस्तान से, उस समय उनको काफी मार खानी पड़ी थी और उसके बाद में मोहम्मद ने वापस लौटकर भारत पर आक्रमण नहीं किया। मोहम्मद की जब मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में, उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। जब मोहम्मद गजनवी की 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद लगभग 160 वर्षों तक भारत से किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं होता।
वहां तक ही सीमित था, आगे भारत में नहीं बढ़ा। और ये पंजाब जाकर ब्रिटिश का विस्तार हुआ। उसके बाद साहेबुद्दीन गोरी नाम के अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनी साम्राज्य का अंत हो गया। जो गजनी का शासक था मोहम्मद गजनी, उसकी मृत्यु के बाद वहां पर एक अफगानी है जिसका नाम है साहेबुद्दीन, वो गजनी पर अपना अधिकार कर लेता है और इस प्रकार गजनी वंश का अंत हो जाता है। और गजनी का साम्राज्य का अंत होने के बाद लाहौर पर हमला किया और फिर दिल्ली के बाद पृथ्वीराज चौहान ने उसकी पूरी तरह पराजित कर शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौटाया। जो ये गजनी पर नया शासक आया था शहाबुद्दीन ने उसने भरपूर आक्रमण किए और त्राइन का जो प्रथम और द्वितीय युद्ध है वो इनके बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने उसको काफी माते दी थी। अफगानिस्तान में लौट आए और उसने अगले साल तक फौज लेकर लौटा और फिर जीत हुई और 1192 में दिल्ली के तट पर बैठ गया। लेकिन प्रथम के बाद दूसरी बार उन्होंने 1192 में त्राइन का तृतीय युद्ध लड़ा जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और दिल्ली पर ये अफगानी है वो क्या कर लेता है, राज कर लेता है। दिल्ली फतेह करने का मतलब ये नहीं था कि बाकी भारत की फतेह हो जाए। दक्षिण में चोल वंश अभी तक बहुत ही शक्तिशाली थे, उन्होंने दिल्ली पर तो कब्जा कर लिया था, लेकिन दिल्ली पर कब्जा करने का तात्पर्य ये नहीं था कि उन्होंने संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया, क्योंकि दक्षिण में जो चोल वंश था उस समय काफी शक्तिशाली था। इसके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी अफगानों को दक्षिण भारत में बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी, लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण ही था। और प्रतीकात्मक भी भारत पर मोहम्मद गजनी के आक्रमण का परिणाम ये हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया और 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात बहुत कुछ और थी और हिंदू आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता उनका निकट संबंधित था। लंबे समय तक अफगान भारत का हिस्सा होकर रहे, ऐसा होना उनकी नीति थी। अफगानी दिल्ली पर जब आक्रमण करके अपना दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो काफी लंबे समय तक अफगानों ने भारत पर अपना अधिकार जमाए रखा था। आपने दिल्ली सल्तनत काल पढ़ा होगा, उसमें 5 वंश थे जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सेठ वंश और लोधी वंश। तो जो सेठ वंश था उसमें अफगानी ही थे और लोधी वंश में ही इब्राहिम लोधी है वो अफगानी था, उन्होंने ही यहाँ भारत में दिल्ली पर अपना शासन किया था। उसके बाद में बाबर का जो होता है उसमें मुगल काल की सत्ता आ जाती है। तो 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क, मंगोल, तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली को संतन का ध्वज कर दिया और ये जो तुर्क था बाबर वो आता है और दिल्ली पर जो राज कर रहा था अंतिम शासक लोधी वंश, उसका एक शासक होता है जिसका नाम होता है इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी बाबर के पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में और उसमें दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और एक नया प्रश्न के सामने आता है कौन सा, मुगल का। तो ये दिल्ली को ध्वज करते हैं, कुछ ही महीनों भारत पर राव दिल्ली आया और लौट आया, फिर उस रास्ते से आया उसको विराम कर दिया, जिन लोगों ने कत्ल किए उन्हीं को खोपड़े मिला रास्ता सस्ता दिया, दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई और सुबह के बहुत आगे नहीं पड़ा और पंजाब में कुछ हिस्सों दिल्ली के लिए भयानक युद्ध देखनी पड़ी। कहते हैं कि जो नया के सामने आया था, अच्छा दिल्ली और पंजाब की कार्य समिति का आगे नहीं बढ़ा, उनकी दिल्ली और कोई इस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ा। अगर वो आगे बढ़ता तो सबको भारत को इस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ सकता। दिल्ली को मौत की नींद से उठाने के लिए पंजाब ने बड़े विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं बन गई और तैमूर के हमले में साम्राज्य को तोड़ दिया और उसके खंडरों पर दक्षिण के कई राज्य को खड़े हुए और बहुत पहले 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में 2 बड़े राज्य कायम हुए थे, गुलबर्ग जो विजयनगर राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और विजयनगर का हिंदू राज्य के नाम से। ये गुलबर्ग के अंतर्गत 2 राज्य के सामने आए थे, विजयनगर और बेवनी साम्राज्य। ये इन्हीं की देन थी, इन्हीं के आक्रमण के इन्हीं से परेशान होकर ये नए 2 नगर बसे थे। तुगलक वंश के अंदर एक शासक होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद तुगलक, उसी के समय ये दोनों साम्राज्य टूटे खड़े थे। दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बंट गया और दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी और वहां के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी और विजयनगर की ओर नगर में बहुत सी हिंदू शरणार्थियों ने आकर्षित किया था और उपलब्ध बर्तांतों से पता चलता है कि बहुत शहर बहुत सुंदर था। आपने हम्पी नाम सुना होगा, हम्पी विरासत के रूप में संस्कृत रूप में रखा गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर है, उसमें जो विजयनगर की ही देन है और विजयनगर में बहुत से ऐसे शासक हुए जो अपने राज्य
हुआ था। जो दिल्ली सल्तनत का चल रहा था जिसमें 5 ने वहाँ अपना आधिपत्य जमाए रखा था, जिसमें गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, शहीद वंश था और अंतिम वंश था उसका नाम था लोधी वंश। और लोधी वंश का एक शासक होता है जिसका नाम होता है इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य ही अफगानी था। बाबर अफगानों ये गजना का इसके पिता जो गजना के शासक थे। तो अकबर का बचपन का ये सपना था कि मैं भारत पर राज करूं और धीरे धीरे वो भारत की ओर बढ़ता है और उसी समय दिल्ली पर कमजोर शासक नजर आता है। उसके साथ ये आक्रमण करते हैं और उस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत काल की समाप्ति होती है। और ये नए प्रदर्शन में आता है जिसको हम इतिहास में मुगल काल के रूप से पढ़ते हैं, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और